Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes Learning that Influences You by अवनीत कौर। आज की जो वीडियो है वो है इकोनॉमिक्स क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी एनसीईआरटी बुक है, उसको स्टार्ट किया आज मैंने, और इसमें टोटल हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। और पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आगे हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर आज। यूनिट 1 है हमारा डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर 1 है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पॉइंट्स हम कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 2 है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसमें हम कवर करेंगे द गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट यूनिट हमारी है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों टॉपिक्स को। फिर नेक्स्ट यूनिट 3 है हमारी करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर 4 पावर्टी में हम पढ़ेंगे हु आर द पुअर, हाउ आर द पुअर आइडेंटिफाइड, द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे यहाँ पे। कॉजेस पॉवर्टी के पढ़ेंगे हम, चैलेंजेस पढ़ेंगे, क्या क्या पॉलिसीज लेकर आए गवर्नमेंट की, क्या क्या पॉलिसीज हैं पॉवर्टी से रिलेटेड। फिर चैप्टर 5 है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब पॉइंट्स कवर करेंगे। चैप्टर 6 है हमारा रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हम व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 8 है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ये एनर्जी, हेल्थ, ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे हम। फिर है चैप्टर नंबर 9 है हमारा एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, फंक्शंस पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब पॉइंट्स कवर करेंगे हम। फिर लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 4 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। चैप्टर नंबर 10, इसमें हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, डेवलपमेंट पाथ पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, जीडीपी एंड सेक्टर्स पढ़ेंगे हम, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये रहा हमारा टोटल सिलेबस जो हमें कवर करना है क्लास 11 की बुक में। एनसीईआरटी है हमारी बुक, तो जिस किसी के पास नहीं अवेलेबल है अभी तो वो प्लीज डाउनलोड कर ले, मैं उसी से पढ़ाऊंगी आप सबको। तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो है चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में का सोल पर्पस क्या है, ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था वो हमारी कंट्री में क्यों आया, क्या रूट्स थे, हमें बहुत जानना जरूरी है कि अगर हमें आज की कंडीशन पढ़नी है इंडियन इकोनॉमी की, इसके लिए हमें इसकी हिस्ट्री पे जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअल इकोनॉमी क्या थी हमारी, ब्रिटिश पीरियड के पे क्या थी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसी इंडियन इकोनॉमी थी, ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। तभी हम आज की करंट जो इकोनॉमी है उसको हम प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं और उसमें डिसीजंस भी उतने अच्छे से ले पाएंगे। तो पहला क्या, यहाँ में मैंने एक पॉइंट मेंशन किया, द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग मोर इंडस्ट्रियल बेस। सबसे मेजर जो रीजन था ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का वो ये था कि जो इंडिया थी ना वो बहुत रिच सोर्स रहा है हमेशा से रॉ मटेरियल का, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल इसका बहुत अच्छा सोर्स रहा है, इंडिया के पास बहुत रिच कंट्री रही है हमेशा से। तो वो उसको, क्योंकि उस इंडिया काफ़ी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी, इंडिया एज ए इंडिया तो उस टाइम पे नहीं थी, तो उन्होंने जब कैप्चर किया, कॉलोनियल रूल के अंडर थे हम लोग, ब्रिटिशर्स के अंडर थे,
तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। उन्होंने वो सारी पॉलिसीज फ्रेम की, हर वो एक स्टेप लिया जिससे हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो कम हो जाए रॉ मटेरियल में। वो रॉ मटेरियल को हमारी कंट्री से ले जाके अपनी कंट्री पे ले जाते थे, वहां फाइनल प्रोडक्ट बना के इंडिया में सेल करते थे और अदर कंट्रीज में वो बेचते थे। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो कंट्री की रॉ मटेरियल से जो जरूरत की चीजें थी वो हमें बहुत महंगी मिलने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है बिफोर ब्रिटिश एडवेंट। जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तो हमारी कंट्री की क्या कंडीशंस थी, सिचुएशंस जो थी उस टाइम पे। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमें हमेशा, आज भी हमारी कंट्री ज़्यादातर एग्रीगेरियन कंट्री है। हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था शुरू से। जो भी रॉ मटेरियल्स थे, हैंडीक्राफ्ट, कॉटन एंड सिल्क, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन, इनका काम बहुत अच्छा था। बहुत ही रिच कंट्री थी इन सब चीज़ों में, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट में। और पूरे वर्ल्ड वाइड में फाइन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप के लिए पहचानी जाती थी। हर एक कंट्री वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे इंडियन के रॉ मटेरियल्स को और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, जो कि कॉटन, सिल्क, ये सब चीज़ें बहुत ही रिच सोर्स रही है इंडिया की। नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रिटिश एडवेंट। जब ब्रिटिश आए इंडिया में तो उन्होंने क्या किया, ना तो उन्होंने प्रोटेक्ट एंड प्रमोट किया उन्होंने इंडिया को। उन्होंने क्या प्रोटेक्ट एंड प्रमोट किया, ब्रिटिश का इंटरेस्ट। उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा, उन्होंने वो सब पॉलिसीज फ्रेम की जिससे ग्रोथ किसकी हो, ब्रिटिशर्स की हो। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। उन्होंने क्या किया, पूरी इंडियन इकोनॉमी को सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का और कंज्यूमर बना दिया इंडस्ट्रियल गुड्स का। इससे क्या हो रहा था कि हम जो रॉ मटेरियल फूड्स, मतलब हम जो भी ऐसे गुड्स रॉ मटेरियल्स जो भी हम फूड आइटम्स प्रोड्यूस करते थे, अब वो हम फूड आइटम्स ना प्रोड्यूस करके हम कैश क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर उस चीज का हो रहा है, फार्मर्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ब्रिटिशर्स को जरूरत है, ना कि जो हमें इंडियन इकोनॉमी को जरूरत है। वो फूड नहीं हमें पैदा करने दे रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो सब चीजें कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स रहेगा जिससे उन्हें प्रॉफिट हो, जो वो फाइनल रॉ मटेरियल बना ले। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारे देश में बहुत सी कमी हो रही थी खाने की और लोगों को डिपेंड किस पे होना पड़ रहा था, इंडस्ट्रियल गुड्स पे। तो वो कंज्यूमर बन चुके थे इंडस्ट्रियल गुड्स के। वो वही लोग अफोर्ड कर पाए थे जिनके पास उस समय मनी एज अ सोर्स था, जो थोड़े से रिच थे उस टाइम के, वही उन चीजों को अफोर्ड भी कर पा रहे थे। फिर थर्ड पॉइंट है नो सिंसियर एफर्ट टू मेजर नेशनल इनकम। कभी भी ब्रिटिशर ने कोई भी ऐसा मेजर नहीं लिया जिससे वो ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सके। पर कुछ लोगों ने किया, जो बहुत ही फिलोसफर्स रहे हैं, दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिनलैंड शिराज एंड वी.के.आर.वे. राव, जिनका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट एस्टिमेट था, काफी प्रोडक्टिव और काफी क्लोज एस्टिमेशन किसी ने किया था, तो वो वी.के.आर.वी. राव जी का था, और आर.सी. देसाई। इन चारों लोगों ने एफर्ट्स डाले थे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की अपनी कंट्री की। और उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन मिली थी उस नेशनल इनकम से, हमें ये पता चला था कि कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट मतलब पूरे होल ईयर में, पूरे इंडिया में कितनी आउटपुट हुई, कितना हमने प्रोड्यूस किया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज लेस देन 2%, 2% से कम था, एंड 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। और जो हमारी पर कैपिटा आउटपुट थी पूरे साल में, एक साल में कितनी पर कैपिटा आउटपुट बढ़ी, वो थी 0.5% ग्रोथ हुई थी उसमें, क्योंकि हम कैश क्रॉप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे उस टाइम पर। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स का क्या इम्पैक्ट पड़े हमारी फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स जो हमारी इकोनॉमी की थी उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा उनका। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एग्रीकल्चर। ये लास्ट टॉपिक है आज का। 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. 85% पॉपुलेशन, मान लो 100 लोग हैं तो उसमें से 85 लोग जो लोग हैं वो विलेजेस में रहते हैं और वो सब एग्रीकल्चर वर्क करते हैं और उसी से वो अपनी लाइवलीहुड यानी कि अपना खाना पीना जो भी वो बेसिक नीड्स जो भी फुलफिल कर पा रहे हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से कर पा रहे थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज लो,
लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर। उस टाइम पे क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत लो थी हमारी कंट्री की, बहुत, क्योंकि टेक्नोलॉजीज नहीं थी हमारे पास, इतना मनी सोर्स नहीं था, रिसोर्स नहीं थे हमारे पास, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर। क्योंकि ब्रिटिश ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने हमेशा ग्रोथ अपनी देखी, अपना इंटरेस्ट देखा, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ यूज किया अपने आप को इन्हांस करने के लिए। थर्ड पॉइंट है, वो एक पॉलिसी लेकर आए, स्टैग्नेशन ड्यू टू लैंड सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम इन मुगल, प्रॉफिट मेंट टू जमींदार्स। वो एक कंसेप्ट लेकर आए जमींदारी सिस्टम, जिसमें ये था कि उन्होंने जमींदार्स को बोल दिया था कि आप लोग रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे लैंड सेटलमेंट के लिए, कि अगर उनको जो भी प्रॉफिट अर्न होगा अपनी लैंड से, एग्रीकल्चर लैंड से जो भी प्रॉफिट स्मॉल फार्मर्स को होगा, वो सब का सारा प्रॉफिट वो किसको देंगे, जमींदार्स को देंगे। तो इससे क्या हो गया था कि वो जो भी 10-15 रुपए, कुछ भी 10-5% जो भी प्रॉफिट अर्न करते थे, वो उनका खुद का नहीं होता था फार्मर्स का, वो किसका होता था, जमींदार्स का होता था। जमींदार्स रिच फार्मर्स होते थे। फिर नया कंसेप्ट क्या लाए वो, रेवेन्यू सेटलमेंट। इसमें क्या था कि कैसी भी कंडीशन हो, आपकी क्रॉप्स ग्रो हुई हो चाहे ना हो, पर आपको रेवेन्यू तो देना ही देना, फिक्स्ड रेवेन्यू था, वो उनको पे करना ही पड़ेगा। और अगर वो पे नहीं करते थे जमींदार को, तो जमींदारों को काफी डर था इस चीज का कि उनके जो राइट्स है वो छीन लेते ब्रिटिशर ने उनको ये राइट दिया था कि आपको रेवेन्यू हर महीने इतना, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 10,000 बोला था, तो हर महीने हर एक जमींदार को रेवेन्यू कलेक्ट करना ही पड़ेगा, और जिसने नहीं किया उससे वो राइट जमींदारी वाला ले लिया जाता था, वो अपना राइट लूज कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो है हाई यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री ड्यू टू कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्या था कि पहले जो ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो जो भी क्रॉप्स ग्रो होती थी नीड्स के अकॉर्डिंग ग्रो होती थी, नॉर्मली फूड क्रॉप्स ग्रो होती थी, कॉटन की क्रॉप्स ग्रो, क्योंकि आप देख रहे हो कॉटन के मामले में बहुत रिच सोर्स रहा है हमारी कंट्री हमेशा। अब क्या आया, जब से ब्रिटिश आ गए हमारी कंट्री में, तो वो क्रॉप्स ग्रो कराते थे जिसकी उनको जरूरत है अपनी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल। तो इससे क्या हो रहा था, कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का। मीनिंग ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, it implies production of crops for the market rather than for self consumption। इसका मतलब ये है कि हम वो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे जिसका मार्केट में यूज है, ना कि सिर्फ कंजम्पशन के लिए। The British started offering higher price to farmers। वो ज्यादा हायर प्राइस ऑफर कर रहे थे फार्मर्स को फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए ब्रिटिशर्स ज्यादा प्राइस ऑफर कर रहे थे फार्मर्स को, रादर देन फॉर फूड क्रॉप्स। जो जितना ज्यादा कैश क्रॉप ग्रो करता था उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, ज्यादा प्राइसेस मिलते थे, और जो फूड क्रॉप्स करता था उनको कम। ब्रिटिशर्स एक तरीके से बिल्कुल निग्लेक्ट करती थी। दे यूज दिस कैश क्रॉप एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। वो सारे कैश क्रॉप जो एज अ रॉ मटेरियल था उसको अपनी ब्रिटेन में यूज करती थी एज इन इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल। फिर वो उसको क्या करते थे, फाइनल गुड्स बना के अदर कंट्रीज में सेल ऑफ करते थे। तो जब ऐसा कोई कंसेप्ट होता है जहाँ पे क्रॉप्स मार्केट पर्पस के लिए, मतलब प्रोडक्शन जो होता है वो मार्केट के लिए होता है रादर देन सेल्फ कंजम्पशन, तो हम बोलते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हम प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है, इन सब की वजह से एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट आया। हमारे पास कोई एक तो रिसोर्सेज की पहले से कमी थी, ऊपर से अब हम वो क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस कर पाए थे जिसकी हमें जरूरत है, बल्कि हम वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे जिनकी ब्रिटिशर्स को जरूरत है। इससे लोगों के पास बहुत ज्यादा कमी होने लगी। स्मॉल फार्मर्स तो वैसे भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, वो और लोग होते चले गए, वो और पुअर होते चले गए, और जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर भी का लेवल भी डाउन होता चला गया और ब्रिटिशर्स उधर एक्सपैंड करने लग गए। तो बहुत मेजर इम्पैक्ट, बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट रहा है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा। Just a friendly reminder, whatever you do, do the best. Everything else will take care of itself. Believe in yourself. And yes, don't forget to subscribe the channel, give your feedback, and please press on the notification icon also. Thank you.